अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। क्या चीज़ होती है? ज़ाहिर सी बात है, आपने कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट की निकाल ली, आपने सेल निकाल ली। अब बारी आ जाती है कि जी क्या आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट दो किस्म का होता है, नेट प्रॉफिट भी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है। लेकिन आपके लिए जो मेजर कंसर्न है वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं कि जी सारे खर्चे आपने निकाल लेने, उसके बाद जो आपके जो पैसे बचते हैं वो आपके जो है वो आपका नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि सारे खर्चे निकालने के बाद ही आपको पता लगता है कि एक्चुअल आपके पास बच क्या रहा है। बाकी जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ज़ाहिर सी बात है, आप अपनी टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं, मतलब जितने का आपका सामान बिका है, और फिर अपने बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें से लेस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फ़ायदा ये होता है समझने का कि आप ये देख रहे होते हैं कि यार आपने ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी और आपने बिला वजह के उसके जो एडिशनल खर्चे हैं वो ज़्यादा कर दिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट को देख के आपको आइडिया हो जाता है कि जी ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा तो नहीं है कि आपका बहुत जो है ज़्यादा था, लेकिन आपने कंपेयर जब किया अपने नेट प्रॉफिट से, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नेट प्रॉफिट बहुत कम है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के दरमियान जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, जो आपके मार्केटिंग की कॉस्ट हैं, या और जो डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। मुख्तसर बात यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट से इतना आपकी डीलिंग नहीं है। बेसिक बात अगर हम ऊपर ऊपर की बिज़नेस की बात करें तो जी आपका मेजर कंसर्न ये है कि जी नेट प्रॉफिट आपके पास टोटल कितना बच रहा है। मतलब आपने एक चीज़ 1200 रुपये की बेची मार्केट में एक बंदे को, और सारे अखराजात निकाल के प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाल दी आपने, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकाल दिए आपने, उसमें से जो है तमाम इन्वेंट्री कॉस्ट जो है आपकी जो आपने रखी हुई है किसी जगह पे, गोदाम की कॉस्ट है वो निकाल दी, जो सेलिंग की कॉस्ट है वो निकाल दी, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो निकाल दिए, मार्केटिंग कॉस्ट पर एक्विजिशन सब कुछ लगा जो आपने लगाया है वो सब उसमें से निकालने के बाद जो आखिर में आपके पास बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट आपका डिटरमाइन करके आपको बताएगा कि अगर कि आपने आगे बिजनेस की प्लानिंग किस तरह करनी है। सिंगल प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, मिसाल अगर हम देते हैं, वही ऑयल की हमने मिसाल दी, 1200 रुपये की हम प्रोडक्ट है, हमने उसके ऊपर जो है 300 रुपये की हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही है, कोई 300 रुपये के करीब हमारे जो है वो 400 रुपये करीब 300-400 रुपये हमने मार्केटिंग कॉस्ट लगा ली, 400 और 300 कॉस्ट करके 700 रुपये हो गए। बाकी 200 रुपये आपके फॉर एग्जांपल तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिलीवरी वगैरह सब कुछ मिला मिलू के आ गए। तो आपको पता है अच्छा जी 1100 रुपये की बेच रहा हूँ तो 200 रुपये मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर बचा रहा हूँ, 100 रुपये मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर बचा रहा हूँ, 300 रुपये मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर बचा रहा हूँ। अब ये जो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आप जो पैसे बचा रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अब आपने क्या प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। 100 रुपये अगर आपको एक प्रोडक्ट में बिक रहे हैं तो आपको ये पता है कि अगर मैं एक दिन के अंदर 10 प्रोडक्ट बेचूंगा तो मुझे 1000 रुपये बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि महीने के मैं 30,000 रुपये कमा पाऊंगा। तो अब आपने ये देखना है कि आप कितना कमाना चाह रहे हैं, और उस कमाने के हिसाब से क्या आपके पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मौजूद है, क्या आप उसके मार्केटिंग बजट को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी सूरत इसी हिसाब से फिर आपने एक अपनी टोटल ओवरऑल प्लानिंग करनी है और अपने बिजनेस के एक इनिशियल स्टार्ट लेना है फेसबुक के ऊपर कि ठीक है, हो सकता है कि आपकी प्लानिंग हो कि मैं दिन के जो है वो कम से कम 500 प्रोडक्ट बेचूं, सही है, लेकिन आपने स्टार्ट हमेशा एक छोटी चीज़ से करना है। तो आपके प्रॉफिट डिटरमाइन हो गए, फिर आपने अपना ब्रेक इवन निकालना है कि ठीक है जी मैं कम से कम 30,000 रुपये तो कमाऊँ, मैं कम से कम 1 लाख रुपये तो कमाऊँ, मेरी कम से कम अर्निंग 5 लाख रुपये तो हो। तो ये डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल है, क्योंकि फेसबुक के पास कमाल ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस पूल होता है और उस ऑडियंस पूल को आप रीच कर रहे होते हैं। आप अपनी मार्केटिंग कॉस्ट जो है आपको पता लग जाती है कि ठीक है मेरी 300 रुपये 400 रुपये एक्विजिशन कॉस्ट है कस्टमर अक्वायर करने की। फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप मैटर ऑफ स्केलेबिलिटी, आप स्केल कर सकते हैं अपनी उसको। तो आज अगर आप 50,000 रुपये लगा रहे थे तो कल आप हो सकता है कि 1 लाख रुपये भी लगा सकते हैं। तो फिर वो स्केल करना इशू नहीं होता, लेकिन प्लानिंग आपकी हमेशा छोटे से होनी चाहिए और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप किस तरफ अपनी बिजनेस को लेके जाएंगे। वो तभी डिटरमाइन हो सकता है जब आपको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता हो, जब आपको पता हो कि उस पर क्या एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, क्या उसकी मजीद कॉस्ट उस पर इनकर हो रही है, दूसरे आपको पता हो कि आपका नेट प्रॉफिट क्या है। आगे हम मजीद कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि मजीद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो ROI का और रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड की बात होती है। ये टर्म्स बड़ी यूज़ हो रही होती हैं मार्केट के अंदर, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग की आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको ये टर्म्स आएंगी सामने। हमारा जो इस ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि ये एक एक्शनेबल कोर्स है, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको ये नहीं है कि जी आपने समझ लिया कि फेसबुक का टूल कैसे चलेगा, अच्छा जी ये प्रोडक्ट कैसे निकलती है हंट होगी। इसके अंदर आपको जो बात बताई जा रही है वो आपका एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर आ सकें।
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने सादी ज़ुबान के अंदर, उर्दू के अंदर उसको एक्सप्लेन किया जाए बगैर किसी फॉर्मुलेशन के, तो वो ये है कि आपने अगर 1 लाख रुपए किसी काम पे लगाए हैं तो 1 लाख रुपए लगा के आपको कितना फ़ीसद जो है रिटर्न आ रहा है। मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपने तमाम खर्चे खर्चात निकालने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है वो अगर 10,000 रुपये बचता है तो आपको पता लग रहा है कि 1 लाख रुपए को लगा के मुझे 1,10,000 रुपये मिले। 10,000 रुपये मेरा जो है वो ROI है। परसेंटेज के अंदर इसको निकाला जाता है तो आपको पता लग जाता है कि ठीक है जी 10% का ROI है, 20% का ROI है। 1 लाख रुपए के ऊपर 10% लगाएं 10,000 रुपये बनता है, तो 10% का ROI हुआ। तो हर बिजनेस मॉडल, जो आप अपनी पूरी बिजनेस की एक प्लानिंग करेंगे तो आपने ये देखना होगा कि आपका जो बिजनेस मॉडल है इसके ऊपर ROI क्या है, कितने पैसे लगा के आपने कितना रिटर्न वापस लेना है। हो सकता है कि आपकी कोई सर्विसेज हो, आप ट्रेनिंग बेच रहे हो या आप कोई और मामला कर रहे हो, उसके अंदर आपको ROI जो है वो 30% हो, आपका ROI 40% हो, लेकिन एक डिसेंट ROI 8% से लेकर 30% तक एक डिसेंट ROI होता है। 1 लाख रुपए लगा के अगर आपको 30,000 रुपये रिटर्न आ रहे हैं, दिस मीन इट्स अ डिसेंट बिजनेस मॉडल और उसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट है, जिसके तमाम अखराजात निकालने के बाद अगर आपके 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी लगा ली, इन्वेंट्री एक्सपेंसेस सब कुछ लगा लोगों कि आप एट दी एंड आपके पास 30,000 रुपये आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए के ऊपर आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं, जो कि बहुत कमाल ROI है। रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड कहाँ यूज़ होता है? रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड भी यूज़ होता है। रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड का मतलब ये होता है कि जी आपने कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया, कितना खर्चा करके। आपने 30,000 रुपये लगाए मार्केटिंग के ऊपर, सही है, और मार्केटिंग पे 30,000 रुपये का बजट स्पेंड किया और आपने 1.5 लाख रुपए का आपने जो है ना रेवेन्यू जनरेट किया। इससे ये पता नहीं लगता कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है या आपका एक्चुअल मुनाफा क्या हुआ या रिटर्न क्या आ रहा है। ये मैट्रिक क्यों यूज़ होता है रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड का? रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड का हमारे बिजनेस से इतना ताल्लुक नहीं है। रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड का बड़ी कैंपेन्स में, जो बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, वहाँ पर वो लोग ROIs को देख रहे होते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाली ये नहीं होता कि आपने क्या नेट प्रॉफिट जनरेट करना है, वो लाइफ टाइम वैल्यू को भी देख रहे होते हैं। कस्टमर का LTV क्या है? LTV से मुराद ये होता है कि कस्टमर हमें 6 महीने में क्या प्रॉफिट जनरेट करके देता है। आपने देखा होगा दराज से बहुत सारी कैंपेन्स चल रही होती हैं, वो बहुत डिस्काउंट दे रहे होते हैं, एक ऐसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे रहे होते हैं जिस पर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट पॉसिबल ही नहीं है। वो वहाँ पर उनकी कैलकुलेशन जो होती है वो ये नहीं होती कि मैंने ये प्रोडक्ट बेची तो मुझे इस पर क्या मुनाफा हुआ, बल्कि उनकी कैलकुलेशन ये होती है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट बेची तो कस्टमर मेरे पास आ गया, अब वो कस्टमर अगले 6 महीने तक मेरे पास रिटेन में रखूँगा किसी भी तरीके से, तो 6 महीने के अंदर कम से कम 3 मरतबा तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करेगा। ऑन एवरेज उनके पास कैलकुलेशन है कि एक एवरेज जो उनका कस्टमर है वो 5,000 रुपये तक का जो है ना वो उनके साथ सेल करता है। तो उनको पता लग गया अच्छा जी 6 महीने में 15,000 रुपये मेरे पास सेल होगी, मेरे 15,000 रुपये का रेवेन्यू होगा, और उनको पता है कि एवरेज उनके पास जो ROI है वो 5% है। तो उनको पता लग गया कि जी अगर LTV हम 6 महीने कंसिडर कर लें या 2 साल कंसिडर कर लें या 3 साल कंसिडर कर लें, तो उनको पता लगता है कि 2 साल 3 साल के अंदर इतना मेरा जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतने ROS के को सामने रख के। तो वहाँ पर उनका फोकस फिर उनकी कैंपेन्स का मंथ ओवर मंथ या वीक ओवर वीक ROI पे नहीं होता, उनका नज़र होता है ROS पे, रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड, ये कितना पैसा खर्च करने के बाद मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो उनका हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू या हाई क्वांटिटी ऑफ रेवेन्यू के ऊपर फोकस होता है, और कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर फोकस होता है, और दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो देख रहे होते हैं। और मार्केटिंग मिक्स के अंदर मार्केटिंग को वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इंटैक्ट नहीं करते। मार्केटिंग को वो कहते हैं कि मार्केटिंग नॉट जस्ट कि आपने जो मार्केटिंग करी या मार्केटिंग पे पैसा लगाया तो उसका ताल्लुक प्रॉफिट से, बल्कि वो ये कहते हैं कि मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट अप्रोच कर रहे होते हैं। तो वो ROS को फिर एक सेपरेट तरीके से देखते हैं। लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन है, और अब मॉडर्न वेज भी इस तरह चेंज होते जा रहे हैं कि अब मार्केटिंग को इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि मार्केटिंग को ये देखा जाता है कि जो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट है वो एक्चुअली उसको एज अ कॉस्ट देख रहे होते हैं। वो देखते हैं जी एक्सपेंस है, ये खर्चा है, मुझे एक प्रोडक्ट बेचने पे क्या मार्केटिंग की कॉस्ट इनकर हो रही है। डेफिनेटली आपकी जब वो प्रोडक्ट बिक रही होती है तो आपका एक बिजनेस की वैल्यू भी बन रही होती है, गुडविल भी जनरेट हो रही होती है। लेकिन अगर आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट की तरफ देखेंगे तो फिर आप जो है बड़े आपको मैनेज करना, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नज़र रखना ही मुश्किल है। तो मॉडर्न जो मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं वहाँ पर ROS को इग्नोर करके टोटल नज़र ROI के ऊपर होती है कि ठीक है जी फ्रॉम द डे वन मुझे बताओ कि मेरी एक प्रोडक्ट बेचने के ऊपर मेरी मार्केटिंग की क्या कॉस्ट इनकर हो रही है, उसको एज अ कॉस्ट देखा जाता है, मार्केटिंग की कॉस्ट, रेदर देन मार्केटिंग एज एन इन्वेस्टमेंट।
सही है। अब आप देखते होंगे जैसे कि आपने देखा होगा कि जी कोको कोला है अपनी ब्रांडिंग कैंपेन रन कर रही है, या आपने देखा होगा कि जी पेप्सी है या और बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनकी ब्रांड इक्विटी इतनी हाई होती है कि वो लोग ये नहीं देख रहे होते कि जी मैंने मार्केटिंग पे बजट लगाया है, कमर्शियल मैंने चलाया है, मैंने कोई बड़ा कमर्शियल चलाया है, मैंने टीवी पे मैं लेकर गया तो जी मुझे मेरी मार्केटिंग पे कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, और जी एक पेप्सी की बोतल बच बिक रही है तो उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट बन रहा है, वो ये उनकी साइकी नहीं होती। वहाँ पर वो उसको एज एन ROS देखते हैं कि ठीक है जी मैंने मार्केटिंग में पैसा लगाया, मेरी कितना मुझे उसके ऊपर रिटर्न आ रहा है, मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। सही है, तो वहाँ उनका फोकस रेवेन्यू के ऊपर होता है। तो बहरहाल ये ROI और ROS की बहस है। मुख्तसर इसको समझने वाली बात यह है कि आपकी नज़रें फ्रॉम द डे वन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे होनी चाहिए, क्योंकि ये हम यहाँ मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस जनरेट करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम यहाँ पर वो बिजनेस को फोकस कर रहे हैं जो 6 फिगर्स 9 फिगर्स 6 फिगर्स 5 फिगर्स जो बिजनेस हैं, मतलब आपके कोई लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए पर मंथ की जो फिगर्स हैं, इनको हमने अचीव करना है। और ये मार्केटिंग टैक्टिक्स इनफ हैं एक बिजनेस को जनरेट करने के लिए, जो 50,000 रुपए मुनाफे से लेकर महीने का आपको 30-40 लाख रुपए तक का भी मुनाफा दे सकती हैं, या इवन बियॉन्ड। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बिजनेस के ऊपर इट्स काउंटर प्रोडक्टिव टू गो इनटू द ROS बहस, क्योंकि ROS जो है वो अभी हमारी वो नहीं है, हमें ROI पे फोकस करना है और आपने इसको सामने रखना है। बाकी आपको बता दिया है कि ROS क्या होता है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। तो ये जी ROI और ROS का मामला है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। अब बारी आती है कि जी आपने रिटर्न भी आपको पता लग गया। रिटर्न पता लगने का जो एक और बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको जो पता होगा कि क्या रिटर्न है, आप कल कला को अपने आप को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने घर वालों का, आप अब्बू के पास जाते हैं अपने बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पर जो सुन रहे होंगे ट्रेनिंग, उनको अपने बाप के पास जाना होगा, अपने भाई के पास जाना होगा, अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना होगा कि यार मुझे कुछ पैसे दे, मैं अपना बिजनेस इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ। तो उनको पता होना चाहिए कि ठीक है जी मैं 50,000 रुपये लगा रहा हूँ कारोबार पे, तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। या उनको खुद भी, मतलब ठीक है आपने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, तो आपको पर्सनल भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं। फेसबुक पे काम शुरू कर दिया जी मैंने, बहुत सारे मैं देखता हूँ यहाँ पर लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि फेसबुक पे बैग्स बेच दें। अब वो बंदा शुरू हुआ, आप बैग खरीदें, 200 रुपये का बैग है, 400 रुपये का बेच दें, बड़ा जी मुनाफा है, ये तो फेसबुक पे बड़ा आसानी से हो जाता है। भाई इस तरीके से नहीं होता कारोबार। अगर आप प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मॉडल हो, तो आपको तमाम चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। आपको कॉस्ट देखनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके क्या, आपने किस प्राइस के ऊपर उसको, प्राइस पॉइंट पे आप उसको सेल कर रहे हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका क्या ROI है। क्या आपका अगर ROI 5 लाख रुपए का है, तो क्या आप 5 लाख रुपए के ROI पे, मतलब आपको 5 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको पता है कि जी 10% का आपका ROI है, तो आपको पता है कि ठीक है जी मैं मैक्सिमम जो है वो मेरी जो एफर्ट है 5 लाख रुपए खर्च करके मैं जो हूँ मैक्सिमम जो है 50,000 रुपये कमा सकता हूँ। तो प्लानिंग भी उसी हिसाब से होगी, प्रोडक्ट की बाइंग भी उसी हिसाब से होगी, और 5 लाख रुपए जेब में होने चाहिए फिर आपके। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को सामने रखना है, अपने ROI को सामने रखना है, अपने प्रॉफिट्स को सामने रखना है। मार्केटिंग मिक्स समझ में आ रहा है, लॉन्च करेंगे फेसबुक पे, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, महाना क्या इनकम उससे एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन अगर आपकी ये कैलकुलेशन नहीं हुई होंगी, तो आपकी कैंपेन्स चल रही होंगी, 2 4 5 दिन 10 दिन चलाएंगे, उसके बाद आप दिल हार जाएंगे, आप बोलेंगे जी मैंने काम किया, फेसबुक डजंट वर्क फॉर मी। तो फेसबुक इज़ नॉट समथिंग कि वो आपको कोई पैसे कमा के देगा। फेसबुक इज़ जस्ट अ मीडियम। उसको क्लेवरली कैसे यूज़ करना है ये आपका काम है, ये आपको एजुकेट किया जा रहा है कि आपने अपने बिजनेस प्लान्स को, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, आप गोला गंडा बेच दें मार्केट के अंदर जाके, आप आइसक्रीम बेचें, आप कंप्यूटर बेचें, ये बेसिक्स हैं जो आपको सामने, वो आपके मार्केटिंग मिक्स में आ रही हैं, आपकी इन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई कर रही हैं, तो वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके बिजनेस देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके ना दे। हाँ, आपने उस प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बारी पे आते हैं मेकिंग डील्स। डील्स का आपने देखा होगा, आप जी सेल आपने बता दी कि जी ठीक है जी मैं 1200 रुपये में ये प्रोडक्ट बेचूंगा, मेरा ROI भी मुझे डिफाइन हो गया, मुझे भी पता लग गया मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, और मुझे ये भी पता लग गया कि ठीक है जी सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, मैंने इस प्रोडक्ट को बेचना है। अब यार बहुत अच्छी बात है 1200 रुपये की, लेकिन यार मैंने कस्टमर को देखा था, कस्टमर तो कह रहा है कि बाय वन गेट वन फ्री, कस्टमर तो कह रहा है कि जी एक लो दूसरी फ्री। तो ये क्या तरतीब होती है, ये क्या चीज़ें होती हैं, डील्स क्या होती हैं, डिस्काउंट्स क्या होते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ कि क्या नॉर्मली सिनेरियो लोग फॉलो करते हैं और मार्केट में किस तरह चल रहा होता है। एक बड़ी मशहूर जो डील चलती है वो है बाय वन गेट वन फ्री। सही है, BOG, ये बाय वन गेट वन फ्री, BOGOF, बोगॉफ कह लें या उसको जो भी इसका शॉर्ट फॉर्म कह लें। बाय वन गेट वन फ्री का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि कस्टमर को सबसे पहले तो ये फील होता है कि जी ये प्रोडक्ट 1000 रुपये की प्रोडक्ट आप ले लें,
मुझसे आप मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मेरी 1200 रुपए की प्रोडक्ट है तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 1200 रुपए की ले लें और साथ में एक 1200 रुपए की फ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोडक्ट असल में 1200 रुपए की नहीं है। आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है 600 रुपए और आप ओवर प्राइसिंग करके उसको 1200 की बेच रहे थे। अब आपको अचानक याद आ गया कि जी मैं इसको 1200 रुपए की प्रोडक्ट को एक फ्री दे देता हूँ। तो ये एज अ जनरल फार्मूला चलाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ये आपकी मार्केटिंग कैंपेन को हिट करेगा। हाँ, इसका तरीकाकार है, बाय वन गेट वन फ्री लोग चलाते हैं। अगर आप बाय वन गेट वन फ्री चला रहे हैं स्पेसिफिक ओकेजन्स के ऊपर चलाएं। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने यहाँ देखा होगा कि सेल लगी होती है। आइडियाज़ ही को ले लें आप, हर 2 महीने बाद आप जाएंगे जी सेल है, जिस दुकान पर जाएं उस पर लिखा होता है सेल है। सेल का मतलब ये होता है कि जी वो ऑलरेडी जो आपकी प्राइसेस होती हैं वही प्राइसेस चल रही होती हैं, उस पर लगाते हैं जी 30% ऑफ। जो स्टैंडर्ड प्राइस है वही 30% ऑफ पे लगा के आप बेच रहे हैं। तो सेल का तो मकसद ही फौत हो गया। सेल का मकसद तो ये होता है कि पूरे साल एक चीज़ अगर 1000 रुपये की बिक रही थी, अब किसी ख़ास वक्त के अंदर, किसी ख़ास मौके पे, किसी ख़ास त्यौहार के ऊपर अब वो चीज़ जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर 900 रुपये की बिक रही है या 800 रुपये की बिक रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका बिजनेस ओनर है उसने अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अगर उसने अपना बिजनेस मार्जिन्स के ऊपर रखकर प्रॉफिटेबिलिटी अगर उसने बनाई थी, तो सारे खर्चे निकाल के अगर 30% प्रॉफिट जनरेट कर रहा था वो, तो बिजनेसमैन ने बोला चलो यार ईद का टाइम है, लोगों को फ़ायदा पहुंचे, एक काम करता हूँ अपना अपना परसेंटेज प्रॉफिट 30% से लेस करके मैं 10% पे ले आता हूँ। तो 20% उसने प्रॉफिट छोड़ दिया, तो ठीक है जी आपकी प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल गया। ये जेन्युइन तरीका होता है बिजनेस करने का। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये होता है कि जी पब्लिक को बेवकूफ़ समझाया जाता है। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस जो है वो टाइम गुजर गया है कि ऑडियंस को अक्ल नहीं है कि आप लगा देंगे अपनी दुकान के बाहर के जी सेल जारी है। दुकानों पे आप जाएं, हमारी आज भी लोकल मार्केट के यहाँ लिखा होता है जी सेल जारी है, लोग देख के समझ जाते हैं कोई सेल नहीं है, ड्रामेबाजी लगाई हुई है इसने। हाँ, जब कोई ब्रांड बोलता है कि जी सेल जारी है, तो फिर भी लोग सुनते हैं, समझते हैं कि ठीक है जी यहाँ पहले ये चीज़ जो है 3000 रुपये की बिक रही थी, हमने खुद देखी है बिकते हुए 3000 रुपये की, 6 महीने तक ये चीज़ 3000 रुपये की बिकी है, अब जो है ये इस पे सेल के ऊपर है। इसीलिए आपने देखा होगा सनत सफीनास पे या जो बड़े ब्रांड्स हैं, जब उनके ऊपर डिस्काउंट ऑफर निकलती है, या इवन जो शूज के बड़े ब्रांड्स हैं जब उनके ऊपर सीजन ऑफ सीजन के हैं, जब वो अपनी डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं, तो एक मतलब उस पर अजाब मच जाता है, दुकान पे लोग पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। और दुकानदार का फायदा ये होता है कि अपने प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करके वो अपने माल को क्या कर देता है, खत्म कर देता है कि ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उसने उस इन्वेंट्री को क्लियर किया, उसका वेयर हाउस जो है साफ हो गया, अब वो अपने नए मॉडल्स पे काम करेगा, नई प्रोडक्ट पे काम करेगा, ताकि वो प्रोडक्ट एक्सपायर ना हो, प्रोडक्ट खराब ना हो, कंप्लेन ना है, तो उसने पुराना माल, पुरानी इन्वेंट्री साफ करनी होती है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो डिस्काउंट्स को आपने बड़ा और सोच समझ के देना है कि कब आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करना है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपका प्रॉफिट मार्जिन तो था ही नहीं और आपने मजीद उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर तो आप नुकसान करेंगे। तो ये तो नुकसान में तो कोई भी कारोबार नहीं करता। तो बहरहाल मुद्दा ये है कि बाय वन गेट वन फ्री अगर आप चला रहे हैं तो स्पेसिफिक डेज पे चलाएं। आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, बाय वन गेट वन फ्री चलाएं ताकि आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक सके।